अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय करे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम आज आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं सिलसिला नावल क़ल्ब-ए क़यान एपिसोड 11, जिसको आपके लिए तहरीर करी है सीमा शाहिद। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चल रहे हैं नावल की तरफ। स्टॉप इट! अरीना ज़ोर से बोलती हुई खड़ी हुई कि अब उससे शर्मीन की बेबसी देखी नहीं जा रही थी। अरीना की आवाज़ सुनकर चेहरे पर बला की गज़बनाकी लिए कायान ने मुड़कर उसे देखा। तुम बीच में मत पड़ो। कायान की सर्द आवाज़ में अरीना के लिए वार्निंग थी। मगर मैं तुम्हें इस तरह एक औरत को तकलीफ़ पहुंचाने नहीं दे सकती। वो 2 कदम आगे बढ़कर उसके नज़दीक आई। प्लीज़ कायान, इसे हर्ट मत करो, जाने दो इसे। वो झिझक कर उसके मजबूत वर्जिशी बाजू पर हाथ रखती हुई बोली, जिससे उसने चाकू थामा हुआ था। कायान को अरीना का यूं बीच में बोलना सख्त नागवार गुजरा था। उसके माथे की तेवरियाँ चढ़ गई थीं और आँखें, अरीना को उसकी सुर्ख आँखें देखकर खौफ आया। मगर वो उसके बाजू पर हाथ रखे हिम्मत करके अपने लबों पर ज़बान फेरती हुई कायान को नज़रअंदाज करके शर्मीन से मुखातिब हुई। इट्स ओके शर्मीन, तुम डरो नहीं, कोई भी तुम्हें तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा। जज की बात पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझसे बच नहीं सकती। मैं वापस आऊँगा और मुझे अपने सवालात के जवाबात, वो भी दुरुस्त जवाबात चाहिए होंगे, वरना। उसने चाकू शर्मीन की निगाहों के सामने लहराया। क्या मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि अगर मुझे मेरे सवालात के जवाब नहीं मिले तो तुम्हारा क्या होगा? या मेरी आमद के बारे में किसी को बताया तो सीधी ऊपर जाओगी तुम। वो सर्द लहजे में बोलता हुआ पीछे हटा और अरीना का बाजू अपनी सख्त गिरफ्त में लिया। मेरे वापस आने तक अच्छी तरह से सोच लो। वो शर्मीन को वार्न करता हुआ अरीना को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। अपार्टमेंट से बाहर निकलकर वो लिफ्ट की तरफ जाने लगे। कायान, अरीना ने कुछ कहना चाहा, एक लफ्ज़ भी नहीं। कायान ने सख्ती से उसे टोका और उसे साथ लिए लिफ्ट से बाहर निकलकर गाड़ी में आया। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अरीना को अंदर बिठाने के बाद वो ड्राइविंग सीट पर आया और मिरर सेट करते हुए एहतियात से चारों तरफ देखते हुए गाड़ी वापसी के रास्ते पर डाल दी। उसका मूड सख्त ख़राब था, माथे पर बल पड़े हुए थे और आंखों से गुस्सा साफ झलक रहा था। 100 से ज़ायद की स्पीड पर गाड़ी दौड़ाते हुए वो अरीना अलवी के घर तक पहुंचा। गाड़ी में बैठे बैठे ही लब भेजते हुए रिमोट से गैराज का दरवाज़ा खोला और गाड़ी अंदर ले आया। अरीना अलवी पूरे रास्ते बिल्कुल सीधी डैशबोर्ड पर नज़र जमाए बैठी रही थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि यह आदमी इस वक्त बारूद का गोला बना हुआ है जो किसी भी वक्त फट सकता है। गाड़ी के गैराज में रुकते ही वो तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर उतरी और तेज़ कदमों से चलती हुई पर्स के अंदर हाथ डालकर अंदरूनी दरवाजे की चाबी निकालते हुए दरवाजे तक आई और दरवाज़ा अनलॉक करके घर के अंदर दाखिल हो गई। अंदर आते ही वो सीधा किचन में आई और फ्रिज खोलकर ठंडे पानी की बोतल निकालकर गिलास में पानी उंडेला और वहीं बैठकर घूट घूट पीने लगी। उसके आसाब इस वक्त तने हुए थे और अंदर ही अंदर वो कायान के मुमकिन रद्द अमल को सोचकर लरस रही थी। पानी पीकर वो खड़ी हुई। उसका इरादा कायान के अंदर आने से पहले अपने रूम में जाकर लॉक हो जाने का था। कायान का सामना वो सुबह ही करना चाहती थी ताकि उस वक्त तक कायान का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो चुका हो। अभी वो 2 कदम ही चली थी कि आंधी तूफान की तरह कायान सादी किचन के अंदर दाखिल हुआ और तेज़ी से उसे घसीट कर दीवार से लगाकर एक ज़ोरदार पंच दीवार में दे मारा। तुमने अपना वादा तोड़ा है योर ऑनर। क्यों? वो एक एक लफ्ज़ चबा कर गुस्से से बोला। मैं ऐसे कैसे तुम्हें अपने सामने कानून हाथ में लेकर उस बेचारी औरत को मारने देती? मेरा ज़मीन मुझे सारी ज़िंदगी मलामत करता रहता कि मेरे सामने एक बेचारी औरत पर तशद्दुद हुआ और मैं कुछ नहीं कर सकी। अरीना ने वजाहत की। बेचारी औरत? सीरियसली? कायान को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ।
क्या तुम पागल हो या कानून पढ़ते पढ़ते अपनी अकल बेच आई हो? वो बेचारी औरत उस दहशतगर्द स्मगलर ड्रग डीलर बाशू दादा के धंधों में 50% की पार्टनर है। उसका चेहरा इस वक्त गुस्से से स्याह हो रहा था, आंखों से शरारे निकल रहे थे और हाथ। अरीना ने कनखियों से उसके हाथ को देखा जो दीवार में शगाफ डाल चुका था और अब उसमें से हल्का हल्का खून रिस रहा था। तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी हमाकत की है? कायान ने संजीदगी से पूछा तो अरीना ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं बताता हूँ। तुमने शर्मीन की साइड लेकर उसे यह एहसास दिला दिया है कि तुम उसके साथ हो और मेरे तुम्हारे दरमियान इख्तलाफात हैं। हम एक टीम नहीं हैं। परीसा तक पहुँचने के लिए वो सबसे तेज़ तरीन रास्ता था, मगर तुम आली जनाबा जज साहिबा और तुम्हारे उसूल, तुमने अपनी बेटी तक पहुँचने का वो रास्ता खुद अपने हाथों से बंद कर दिया। वो पीछे हटा, एक गहरा सांस लेकर अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। अब मैं सोने जा रहा हूँ और अगर किस्मत अच्छी हुई तो कल शायद कोई दूसरी लीड मिल जाए, मगर ज़्यादा उम्मीद मत रखना। वो सख्ती से कहता हुआ वहाँ से निकलकर अपने लिए मख्तस कमरे में चला गया। उसके जाते ही अरीना के हाथ पैर कांपने लगे थे। वो जान गई थी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसे अपने हाथ पैर बेजान से महसूस हो रहे थे। वह आहिस्तेगी से खुद को घसीटती हुई डाइनिंग रूम तक आई और वहीं एक कुर्सी घसीट कर उस पर गिर सी गई। परीसा का मासूम सा भोला भाला चेहरा उसकी आंखों में उतर आया था। वो अपना सर पकड़कर बैठ गई। मम्मी, मम्मी आप इधर हैं? एक बारीक सी तोतली आवाज़ उसके कानों से टकराई। परीसा? वो चौंकी। मम्मी, ये गुमान नहीं था बल्कि वाकई परीसा की आवाज़ थी। वो तेज़ी से उठी। परीसा, किधर हो तुम? वो तेज़ी से पूरे घर में उसे ढूंढ रही थी। सब आँखों से आंसू बहे चले जा रहे थे। परीसा जिंदा थी, वो सेफ थी, उसकी बच्ची महफूज थी। मम्मी, इस बार आवाज़ वाज़ेह थी, मगर ये तो कायान के कमरे से आ रही थी। वह आहिस्तेगी से अंदर दाखिल हुई। कायान की पुश्त उसकी सिमत थी। वो डेस्क पर रखे फ़ोन की तरफ मुतवज्जा था, जहाँ आंसरिंग मशीन में से परीसा की आवाज़ उभरी। मम्मी, पैसा तो धर आना है ना? मम्मी, दलदल से अंतलता 30 फिनिश तलो पीसा तो धर आना है। मम्मी, परीसा को घर आना है। मम्मी, जल्दी से अंकल का केस फिनिश करो, परीसा को घर आना है। मम्मी, तो पैसा डिस्टर्ब नहीं करेगी, पैसा तो बुला लो प्लीज। मम्मी को परीसा डिस्टर्ब नहीं करेगी, परीसा को बुला लो प्लीज़। मैसेज प्ले हो चुका था और अब मशीन खामोश हो गई थी। वो वहीं दरवाजे का सहारा लेकर गिर सी गई थी। कायान ने चौंक कर पलट कर उसे देखा। शिट, वो उसे देखकर बड़बड़ाया कि वो इस वक्त अरीना की मौजूदगी की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसे अंदाज़ा नहीं था कि वॉइस रिकॉर्डिंग की आवाज़ अरीना को किचन तक चली जाएगी। मेरी बच्ची, उसकी सब आँखों से आंसू तवातर से बहने लगे थे। कायान सादी ने पहली बार उस मजबूत आसाब की लड़की को यूं बिखर कर रोते हुए देखा था। वो आहिस्तेगी से उसके पास आया और पंजों के बल उसके नज़दीक बैठा। हिम्मत खरोगी और रोना। उसकी बात सुनते ही वो और ज़ोर से रोना शुरू हो गई। उसे अपने हाथ, अपना दिल, अपनी गोद सब खाली खाली वीरान से महसूस हो रही थी। कायान ने हाथ बढ़ाकर उसे आंसू साफ करना चाहे, मगर मुट्ठी भेज कर रह गया कि वो उस पर ऐसा कोई हक नहीं रखता था। अरीना, खुद को संभालो, रोने से कुछ नहीं होगा, उसने समझाना चाहा। कायान, वो अकेली है, पता नहीं किधर है, और उसे ये कहा गया कि उसकी मम्मी ने उसे खुद से दूर किया है। तुमने सुना था ना, वो कह रही थी कि अब डिस्टर्ब नहीं करेगी। इट हर्ट्स, वो आंसुओं के बीच बोली। इट हर्ट्स टू मच। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही। उसे मेरी ज़रूरत है, मैं कुछ नहीं कर पा रही। वो आवाज़ खो रही थी। कायान आगे बढ़ा और उसके बराबर फर्श पर बैठ गया। अरीना की सब्ज़ आँखों में शिद्दत गिरिया से उभरते हुए सुर्ख डोरे, भीगी घनीरी पलकें,
काया ने एक गहरी सांस भरी। मेरा कंधा हाजिर है, जितना रोना है जी भर कर रो लो। उसने संजीदगी से ऑफ़र की कि वो जानता था कि एक बार अरीना के दिल का गुबार निकलना ज़रूरी था। कमरे में अरीना अलवी, जज अरीना अलवी, परीसा की माँ अरीना अलवी की सिसकियाँ गूंज रही थीं और कायान आराम से उसके बराबर में पैर पसारे बैठा हुआ था। वो जिंदा है। अरीना की टूटी बिखरी हुई आवाज़ उभरी। वो एक कायान के नज़दीक सिरकी और सख्ती से उसकी शर्ट को अपने नाजुक हाथों में जकड़ा। तुमने उसकी आवाज़ सुनी थी ना? वो मेरी परीसा जिंदा है। अरीना यकीन दिलानी चाह रही थी। वो उसकी जहनी कैफियत समझ गया था और वो ज़िंदा ही रहेगी, मैं गारंटी देता हूँ। वो जानता था कि किसी भी जानदार की ज़िंदगी और मौत की कोई भी गारंटी ना ले सकता है ना दे सकता है, लेकिन इस वक्त उसके पास एक माँ बैठी थी जिसे तसल्ली देना उसे मुनासिब लगा था। वो तय कर चुका था कि कुछ भी करके अगर अपनी ज़िंदगी भी हारनी पड़े तो हार कर वो अपने पहलू में बैठी औरत की बेटी को मौत के मुंह से निकाल कर उसकी गोद में वापस ज़रूर लाएगा। कुछ ही देर में अरीना की हालत बिगड़ने लगी थी। उसके दांत आपस में टकरा रहे थे, जिस्म ठंडा पड़ गया था। वो लरस रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, वो बड़ी मुश्किल से बोली तो कायान ने तरहम भरी नज़रों से उसे देखा। तुम इस वक्त शॉक्ड स्टेट में हो, इसलिए तुम्हें पैनिक अटैक हो रहा है। वो खड़ा हुआ और हाथ बढ़ाकर अरीना का सर पड़ता हाथ थाम कर उसे खींच कर खड़ा किया। तुम्हें इस वक्त आराम करना चाहिए। वो उसे कमरे में साइड पर रखे लेदर के सोफे पर ले आया। उसे सोफे पर बिठाकर वो पलटा और बिस्तर की तरफ बढ़ा। वहाँ पर रखा कंफर्टर उठाकर वापस अरीना की सिमत आया और पूरा कंफर्टर खोलकर उसके ऊपर फैला दिया। इट्स ओके योर ऑनर, सब ठीक है। वो उसके लरस से कपकपाते हाथों को देखकर उसके पास बैठा। इस वक्त अरीना के आसाब का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी था, वरना उसका नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता था। वो समझ रही है कि मैंने उसे कहीं दूर भेजा है ताकि वो मुझे डिस्टर्ब ना कर सके, अरीना सिसकी। उसे लगता है मेरे पास उसके लिए वक्त नहीं है। उसका पूरा जिस्म लरसने लगा था। योर ऑनर, कायान ने खींच कर उसे अपने सीने से लगाया और उसकी पुश्त सहलाने लगा। रिलैक्स अरीना, वो बच्ची है और बच्चे ऐसा कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचते। कायान ने उसके माथे पर धीरे से प्यार किया। वो उसे कूल डाउन करना चाह रहा था। वो सिर्फ वही कह रही थी जो उससे कहलवाया जा रहा था। मैं गारंटी से कह सकता हूँ उसे बहला फुसला कर ये सारे डायलॉग याद कराए गए होंगे। कायान की बात सुनकर अरीना चौंकी। उसने अपना सर कायान के सीने पर से उठाया। मगर क्यों? वो उलझी। अपने आप को देखो अरीना, उस मैसेज के बाद तुम्हारी क्या हालत हुई है? कायान ने नरमी से कहते हुए उसके गाल से बहते हुए आंसू अपनी उंगलियों की पोरों में समेटे। अगर इस वक्त मैं यहाँ नहीं होता तो सोचो क्या तुम बाशु दादा से हक और कानून की लड़ाई जारी रखती? कायान ने सवाल किया। हाँ या शायद नहीं, मुझे नहीं पता। वो अब अपने हवासों पर काबू पा रही थी। जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम सीधा उससे जाकर भिड़ जाती अपनी बेटी को चाहने के लिए, लेकिन ये बात वो बाशु नहीं जानता। वो समझ रहा होगा कि वो तुम्हें डरा कर तोड़ने में कामयाब हो गया है। कायान ने संजीदगी से कहा तो वो बस सर हिलाकर रह गई। मेरे ख्याल से अब तुम्हें सोना चाहिए। सुबह कोर्ट भी जाना है और कोशिश करना किसी तरह केस की डेट अगले पीर तक की रखो, या और आगे कर सको तो कर लेना। कायान ने उसे मशवरा दिया। ठीक है। वो सर थामते हुए उठी और चकरा कर रह गई। योर ऑनर, आज रात तुम यहीं सो जाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। रात के अगर एक और पैनिक अटैक आ गया तो अकेली खुद को तुम हैंडल नहीं कर सकोगी। वो नरमी से बोला। मगर वो हिचकिचाई। अकेले रहते हुए तो उसे भी डर लग रहा था, मगर यूँ बिना किसी रिश्ते के एक नामहरम के साथ एक कमरे में रहना। इससे पहले वो इनकार करती, अंदर किसी के कूद कर दाखिल होने की आवाज़ उभरी। श्श। कायान तेज़ी से खड़ा हुआ, अपनी साइड पर रखी गन उठाए। कमरा लॉक कर लो, कुछ भी हो जाए बाहर मत निकलना। वो सख्ती से वार्न करता हुआ दरवाज़ा बंद करके उस जद में बाहर निकल आया।
अरीना का मॉडर्न तर्ज पर बना घर बिलाशुबा बहुत खूबसूरत था, लेकिन सेफ हरगिज़ नहीं था। कायान का अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। बाहर बाशु दादा के 2 गुंडे मौजूद थे। वो सुकून से अंधेरे में दीवार से टेक लगाए उन्हें देख रहा था, जो एक कमरा चेक कर रहे थे। जैसे ही वो कायान के कमरे की तरफ आए, साइड की दीवार से लगा कायान आगे बढ़ा और उछलकर हाथ में पकड़े चाकू से एक की शहरक काट गया और दूसरे की गर्दन दबोच ली। क्यों आए हो यहाँ? वो सर्द लहजे में सवाल कर रहा था। जवाब दे रहे हो या? कायान ने चाकू की नोक उसकी गर्दन में चुभोई। हम जज को उठाने आए थे, वो बमुश्किल बोला। क्यों? कायान ने उसके दाएं हाथ की उंगली तोड़ी तो उसके हलक से एक फलक शगाफ चीख निकली। बाशु दादा ने जज को उठवाने का हुक्म दिया है। वो उसे निकाह करके खुद को सेव करना चाहता है। जाहिर है एक जज किसी मुजरिम से तो शादी नहीं कर सकती। यूँ मीडिया की हमदर्दी बाशु समेट लेगा। उसकी बात मुकम्मल होते ही कायान ने उसके सर की गुद्दी पर जोर से घुसा मारकर उसे बेहोश कर दिया था। एक नज़र बंद कमरे के दरवाजे को देखते हुए उसने उन दोनों को उठाकर अपने कंधों पर लादा और बाहर निकल गया और उन्हें उनकी गाड़ी में डाल आया। कायान के बाहर जाते ही वो खौफ से दरवाजे के साथ ही लगकर बैठ गई थी। कुछ ही देर में उसे दरवाजे के पार से किसी के गत्थम गुत्था होने की आवाज़ सुनाई दी। यकीनन कायान घर में घुसे आदमी से भिड़ चुका था। बाशु दादा ने जज को उठवाने का हुक्म दिया है। वो उससे निकाह करके खुद को सेफ करना चाहता है। जाहिर है एक जज किसी मुजरिम से तो शादी नहीं कर सकती। यूँ मीडिया की हमदर्दी बाशु समेट लेगा। अरीना तो ये सुनकर दहल कर रह गई थी। बाशु दादा बहुत मक्कार चालाक आदमी था। पहले उसने अरीना की बेटी को अगवा किया। उसे लगा था कि अरीना आम माओं की तरह डर जाएगी और अपनी बच्ची की ज़िंदगी के लिए उसका हर मुतालबा मानकर उसे अपनी अदालत में बाइज़्ज़त बरी कर देगी। लेकिन अरीना अलवी ने उसके सारे इरादों पर पानी फेर दिया था। वो तो उल्टा अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए कायान सादी जैसे सरफिरे को उसके मुकाबले ले आई थी। अब निकाह का भी वो इसीलिए प्लान कर रहा था कि कानून की नज़र में अगर वो मुजरिम होता तो जज, वो भी अरीना जैसी सख्त इंसाफ पसंद जज, कभी भी उससे शादी ना करती और यही आधी से ज़्यादा आवाम और मीडिया की हमदर्दियाँ उसके साथ हो जानी थी। एक जवान बेवा से निकाह करके उसके और उसकी यतीम बेटी के सर पर हाथ रखना, वाह क्या प्लान था। अरीना आंखें बंद किए ये सब अपने दिमाग में सोच रही थी। उसकी बंद आँखों के पीछे आंसू मचल मचल कर बाहर आने को बेताब हो रहे थे। वो इसी तरह साकत बैठी हुई थी जब दरवाज़ा खुला और कायान सादी अंदर दाखिल हुआ। तुम ठीक तो हो? वो उसे कारपेट पर दरवाजे के पास निढाल सा बैठा देखकर हैरान हुआ। कायान? अरीना ने अपनी आंखें खोली। सब्ज़ आँखों में सुर्ख डोरे नुमाया थे। उनमें इस वक्त एक अज़्म था। क्या तुम मुझसे निकाह कर सकते हो? वो बला की संजीदगी से पूछ रही थी। लहजा हमवार और मजबूत था। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की ये एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।